हेलो गाइस, आज हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीरीज का फर्स्ट डे है और आज हम आपको सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 सॉल्व करवाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एकदम सेम इंस्ट्रक्शन है जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में थी। टोटल 3 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड हो रखा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू, सेक्शन बी में 20 एमसीक्यू और सेक्शन सी में 10 एमसीक्यू। सेक्शन ए में 16 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में भी 16 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में 8 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। आइए फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं एंड अपना वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर ए से। देखिए गाइस, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर मॉड्यूलो अर्थमेटिक व्हाट वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉड्यूलो अर्थमेटिक इज द अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर। मॉड्यूलो अर्थमेटिक पूरा का पूरा फोकस करता है रिमाइंडर पे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमाइंडर। गाइस, क्वेश्चन 2 कहता है टुडे इज ट्यूसडे, माय अंकल विल कम आफ्टर 45 डेज, ऑन विच डे माय अंकल विल बी कमिंग। वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम 45 डेज को 7 के टेबल पे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम ट्यूसडे में ऐड कर देंगे। तो 45 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो माइंड कैलकुलेट करेंगे। 7 इंटू में 6 होता है 42। 45 में से 42 माइनस करेंगे तो 3 विल बी द रिमाइंडर। तो ट्यूसडे में हम 3 ऐड कर देंगे। तो ट्यूसडे में 3 ऐड करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि जो अंकल हैं वो फ्राइडे को आएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे एलिगेशन चैप्टर का एमसीक्यू है और इस वाले एमसीक्यू को करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को अपने एग्जाम में स्किप कर देंगे। सर, इस टाइप का मतलब क्या है? सर, इस टाइप का मतलब है आपको यहाँ पे राइस का तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और आपको मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आपको गेन परसेंटेज दे रखी है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे, फिर उस कॉस्ट प्राइस की हेल्प लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में स्किप कर देंगे। सर, क्यों स्किप करेंगे? हम तो सारे पेपर करके आएंगे। अरे भाई, 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 4 क्वेश्चन स्किप करने हैं। तो सीबीएसई आपके साथ ऐसा गेम खेलेगी, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन डालेगी सो डैट आप उन बड़े बड़े क्वेश्चन में फंस जाओ और अपने एग्जाम को पूरा ना कर पाओ, राइट। बट हमें तो सीबीएसई से 40 में से 40 मार्क्स लेने हैं, तो हम अपनी चतुराई दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको अपनी चतुराई दिखानी पड़ेगी। और चतुराई कैसे दिखाओगे? करेक्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन करके। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली स्किप करेंगे। एंड अब मैं आपको अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इस बुक के अंदर जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये रॉन्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रॉन्ग है। सर, आपको कैसे पता? मैंने सॉल्व करके देखा था, ठीक है, मैंने सॉल्व करके देखा था, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आप लोग भी अपनी तरफ से सॉल्व करने की ट्राई करना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ना कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस एक तो अप्रोक्सीमेट निकल करके आएगा 1.30। और जब आप इसके अंदर एलिगेशन अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बताया था एलिगेशन तब अप्लाई होता है जब ये जो मिक्सर प्राइस होता है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। 1.15 और 1.24 दोनों से ही बड़ा है 1.30। सही कह रहा हूं ना मैं? 1.15 और 1.24 से बड़ा है मिक्सचर का प्राइस, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये बिल्कुल गलत है। आप इसके अंदर एलिगेशन कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। इन दोनों में से एक फिगर को 1.30 से बड़ा होना चाहिए था, तब जाकर के हम इसके अंदर अपना एलिगेशन अप्लाई कर सकते थे। तो ये वाला क्वेश्चन तो भाई सबसे पहले तो स्किप कर देंगे। स्किप क्यों करेंगे? मैंने आपको बता दिया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों अलग अलग दे रखे हैं, डेट इज वाई हम इसको स्किप करेंगे। एंड सेकेंडली, इस वाले क्वेश्चन को मैंने जब सोल्व करा था तो ये वाला क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर एलिगेशन का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो क्वेश्चन नंबर 3 गलत है। आप इसको अपनी तरफ से सोल्व करके देखना है एंड जो मैंने आपको बातें बोली हैं उसको थोड़ा सोचना, क्या मैंने सही बोला है या करण सर ऐसे कुछ भी कह रहे हैं। सोचना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने सर सही बोला है गलत बोला, ठीक है ना। एलिगेशन कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब मिक्सचर का प्राइस फर्स्ट वाले कॉस्ट प्राइस से बड़ा और सेकंड वाले कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा, अदरवाइज हम एलिगेशन कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हम अपने एग्जाम में 100% करेंगे।
कहता है फॉर ए रेस ऑफ 224 मीटर, 224 मीटर का रेस है और इस रेस को जो P है वो 28 सेकंड में कवर करता है और जो Q है 32 सेकंड में कवर करता है। अगर हम यहीं पे ध्यान से देखें तो जो Q है वो रेस को हार चुका है 4 सेकंड से, जो Q है इस रेस को हार चुका है 4 सेकंड से, राइट। सो क्वेश्चन कह रहा है बताइए बाय व्हाट डिस्टेंस डज P डिफीट Q, P ने कितने डिस्टेंस से Q को हराया ये अपने को बताना है। तो गाइज आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखो कि 28 सेकंड के अंदर अंदर जो अपना P है वो 224 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो हम पता लगाएंगे कि 4 सेकंड में कितना ट्रैवल करा। 4 सेकंड में जितना ट्रैवल करा उतने ही डिस्टेंस से अपना जो Q है वो हार चुका है गेम को। तो 28 सेकंड बराबर है 224 के। हम इसको डिवाइड करेंगे 4 सेकंड से क्योंकि हम 4 सेकंड पता लगाना चाहते हैं और यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू x। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 4 से 28 कैंसिल 7 पे और 7 पे इसको काटेंगे तो 7 इंटू 3 और 7 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 32 अपना आंसर आएगा। तो x का वैल्यू 32 आ गया। 32 मीटर से P ने Q को गेम में हरा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। पांचवा क्वेश्चन कहता है ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप दिस, ए एक मैट्रिक्स है 3x5 का। 3x5 का मतलब है इसके अंदर ऐसे करके 3 रो हैं एंड यूं करके 5 कॉलम है, राइट। इस तरह से करके 5 कॉलम है। क्वेश्चन कह रहा है R इज ए रो ऑफ A, जो R है वो A का कोई एक रो है। तो अगर R जो है वो A का कोई एक रो है तो A का रो तो ये है, ठीक है। मान लो ये वैल्यू R है, ठीक है, दिस वैल्यू इज R, ये वाला वैल्यू R है। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R एज ए मैट्रिक्स, भाई R का कैसा मैट्रिक्स है बताइए। आप बताइए, R में एक रो है और मल्टीपल कॉलम है, एक रो है मल्टीपल कॉलम है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 तो 100% सोल्व करेंगे, 100% सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बताना है। यहाँ पे ए नोट कर देंगे 1 2 3, ए ट्रांसपोज नोट कर देंगे 1 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9, इन सबको ऐड करेंगे 14 इज द आंसर। आप कहेंगे सर आप ना बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं नोट कर रहे। अरे यार पेपर लिखने का तो है ही नहीं, पेपर लिखने का थोड़ी है कि जो मैं यहाँ पे ऐसे करके कॉलम बनाऊं, ऐसे करके मैट्रिक्स बनाऊं, इसको सजाऊं। पेपर सजाने का थोड़ी है, पेपर क्वेश्चन को उड़ाने का है और कम टाइम में उड़ाने का है। जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को उड़ाओगे उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं अगर आप इसको माइंड कैलकुलेट करके कर सकते हैं तो वैसे करिए, अदरवाइज जैसे मैंने नोट करा था ऐसे कर लीजिए, क्या समस्या है। ठीक है ना, कम लिखना पड़े और अगर लिखना पड़ रहा है तो बस ये हमारी समझ में आना चाहिए, दूसरे को समझ आए ये जरूरी नहीं है। हमको तो सीबीएसई की OMR शीट पे सर्कल करना है कि भाई इसका आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 14 विच इज 1x1 मैट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना गाइज, ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सोल्व करने जाओगे, अगर आप इसको बेसिक मेथड से सोल्व करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दिस इज बेसिक मेथड, फ्रॉम द बेसिक मेथड पॉइंट ऑफ व्यू टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। एंड क्योंकि मुझे मालूम है ना मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई है और ना ही आप लोगों ने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो आप लोगों को इस मेथड को शॉर्ट करने का तरीका नहीं पता, तो हम इस वाले क्वेश्चन को भी एग्जाम में स्किप कर देंगे या फिर हम इस वाले क्वेश्चन को लास्ट अटेम्प्ट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन स्किप करने हैं, अगर सारे क्वेश्चन स्किप करते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को लास्ट अटेम्प्ट में रखेंगे। एंड अगर आप लास्ट अटेम्प्ट में नहीं रखना चाहते और जिनमें प्रॉपर्टी यूज होती है, तो अब हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में इतना हाइयर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसके अंदर ना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, रिस्क ले सकते हैं। जिनके अंदर भी हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ना, उन क्वेश्चन का लगभग आंसर 0 रहता है। क्या रहता है? आंसर 0 रहता है। तो हम इसको बोलेंगे ये एक रिस्क वाला क्वेश्चन है। अब रिस्क वाले क्वेश्चन का डिसीजन आप अपने आप कर लो, आइदर तो लास्ट में अटेम्प्ट करके बेसिक मेथड से कैलकुलेट कर लेना, और अगर आपको इतना फटाफट दौड़ना है तो आप इस क्वेश्चन को रिस्क वाले क्वेश्चन में डालो और ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो।
इस बात को कहीं पे नोट कर लेना, दिस इज द रिस्क क्वेश्चन। क्यों रिस्क क्वेश्चन है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 बन जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी आता है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके सोल्व कर लो, 0 ही इसका आंसर आएगा। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने ये जो B1, B2 और B3 का यूज किया है, ये तो अपना रो 2 है। अगर गाइस हम रो 2 के साथ में को फैक्टर भी रो 2 के ही मल्टीप्लाई करें तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जनरेट करेगा, राइट। और अगर हम इसके अंदर किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका 0 जनरेट हो जाएगा। कितना जनरेट हो जाएगा? 0 जनरेट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई C11 सॉरी C31 C32 C33 C31 C32 C33 का मतलब है इन्होंने कॉलम 3 के कॉलम 3 कह रहा हूं, रो नंबर 3 के कोफैक्टर का यूज करा। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो गलत बात है। यानी कि इसके अंदर सेकंड वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड जो बातें मैंने आपको बोली हैं उसको कॉपी में नोट कर लो यार, बहुत काम आएंगी। अगर कोफैक्टर और एलिमेंट सेम रो और सेम कॉलम के हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जनरेट होगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी इंटरचेंज है तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो e2x है कैसा फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए खटाक से डेरिवेटिव करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। e2x का डेरिवेटिव तो e2x रहेगा और 2x का डेरिवेटिव 2 रहेगा। ठीक है ना गाइस, e2x का डेरिवेटिव e2x और 2x का डेरिवेटिव 2। नाउ गाइस टेल मी, क्या आप यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर हम यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नो क्रिटिकल वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, नो क्रिटिकल वैल्यू एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है ना, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। तो अगर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती तो अब इस क्वेश्चन के आंसर में स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज होगा। किसका वर्ड का यूज होगा? स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज होगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है यहाँ पर, राइट। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइस ये जो एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो गाइस आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले को यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ गाइस जो ये वाला वैल्यू था, ये भी तो एक्स का ही वैल्यू है। सॉरी एक्स का नहीं, वाई का ही वैल्यू तो है। ठीक है ना, अगर ये y का ही वैल्यू है गाइस तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू में रूट ऑफ x। इसको मैंने इरेज कर दिया था। इरेज करने के बाद में जो रिमेनिंग अपने को नजर आ रहा था वो भी y का वैल्यू था, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस y। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे पहले रूट को रिमूव करेंगे। रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैल्यू बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स प्लस वाई। अब आप कहेंगे सर वही क्वेश्चन, यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं लिखा। भाई मैं नहीं लिखूंगा ना, आप एग्जाम में लिखना और ना मुझे अगली बार वापस से बोलना। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और मेरे अप्रोचेस को फॉलो करने की कोशिश करो, तभी आप अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपका ज्यादा फोकस लिखने पे रहेगा, क्वेश्चन को सजाने पे रहेगा तो भाई दिक्कत आ जाएगी। फिर जो हमारा टारगेट है 35+ नंबर लाने का वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो लिखने के ऊपर फोकस मत करो, जो मैं बातें कह रहा हूं उसको ध्यान रखो। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y और मैं यहाँ पे dy बाई dx को y डैश करके लिख रहा हूं, तो 2y के साथ में y डैश इक्वल टू में x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव y डैश। अब हम इस क्वेश्चन को अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे। y डैश जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये वाला जब यहाँ पे आएगा तो माइनस होएगा। माइनस होने के बाद जब हम कॉमन लेंगे, y डैश कॉमन आ गया तो 2y तो पहले है ही है, 2y के साथ में माइनस साइन आएगा और 1 आएगा, यानी कि 2y माइनस 1 आएगा। कितना आएगा? 2y माइनस 1 आएगा। इसके साथ में y डैश आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। 2y माइनस 1 अपोजिट साइड जाके डिवाइड में आएगा तो 1 ओवर 2y माइनस 1 ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। लड्डू सा क्वेश्चन है। एंड मैं दोबारा कहता हूं कि लिखने के ऊपर ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। आप मेरी बातों को अच्छे से सुनो। अगर आपको वो भी चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर
आप थोड़ा सा लिख के हमें दिखाओ तो भी हमें समझ आता है, वरना हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता है। तो मैं नेक्स्ट वाले सैंपल पेपर में आपके कमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे के सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, ठीक है। सो कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप लोग, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्जाम में कतई नहीं आएंगे, लिख लो यहाँ पे, नेवर कम इन एग्जाम, ठीक है, नेवर कम इन एग्जाम, राइट। आपके पास जितनी भी अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक हैं, क्या आपने उन बुक्स में इस टाइप का क्वेश्चन देखा है? आप कहेंगे सर नहीं देखा। तो अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन उन बुक्स में नहीं देखा तो 100% 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर में डला हुआ है, और क्योंकि जो हम सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, दिस इज नॉट ए ऑथेंटिक सोर्स, दिस इज जस्ट लाइक ए सम क्वेश्चन पेपर जिन्होंने कुछ रिसर्च करा और क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दिए, राइट। तो क्वेश्चन उठा के डाल देने का मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन ही इनमें से उठ के हमारे एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एंड बीइंग ए टीचर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन तो करवाऊं, लेकिन साथ में ये भी बताऊं कि क्या एग्जाम में आएगा और क्या एग्जाम में नहीं आएगा। करेक्ट है ना मेरी बात? तो अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो इस वाले क्वेश्चन को ही काटा मार दो, ये क्वेश्चन ही एग्जाम में नहीं आएगा। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो भाई आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लो, समस्या ही किस चीज की है ना भाई। ट्रस्ट है तो काटा मार दो और क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ चलो। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 एकदम लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है और बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला है, क्या ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है? डेफिनेटली कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ये सेंट्रल वैल्यू इक्वल जनरेट करता है? डेफिनेटली मीन मोड और मीडियन इक्वल होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या क्या मीन मोड और मीडियन का मतलब यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यस डेफिनेटली होता है, ये भी सही है। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ही अकेला पैरामीटर होता है? ये गलत है, स्टैंडर्ड डेविएशन अकेला नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में मीन भी इसका पैरामीटर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बनेगा। एंड एग्जाम में ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में मीन भी एक इसका पैरामीटर होता है। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 13 तो आप 10वीं क्लास से करते आ रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताने का है एक डाई को अगर हमने 2 बार थ्रो किया है, अगर डाई को 2 बार थ्रो किया है तो प्रोबेबिलिटी बताइए 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। आप याद करो, मैंने जब आपको ML अग्रवाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए थे तो उसके अंदर बताया था कि जब भी एटलीस्ट वंस का क्वेश्चन होता है तो आप इस एटलीस्ट वंस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया करो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नन करके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन का यहाँ पे मतलब बनेगा कि 5 एक बारी भी नहीं आया, 2 बार हमने डाइस को थ्रो करा और 5 आया ही नहीं। तो आप मुझे ये बताओ गाइस, अगर 5 नहीं आया तो क्या आया? आइदर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 6 आया। यानी कि 5 ना आने का प्रोबेबिलिटी है 5/6, ठीक है ना। 5 ना आने का प्रोबेबिलिटी है 5/6। ये वाला फर्स्ट थ्रो पे है, इसके बाद दोबारा से 5/6 ये वाला सेकंड थ्रो पे है, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 25/36, 36 में 25 माइनस करेंगे तो 11/36, 11/36 बोले तो ऑप्शन ए अपना आंसर है। लड्डू लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक रैंडम वेरिएबल x है, और जो रैंडम वेरिएबल x है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 2 है। यानी कि गाइस आपको m का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बहुत ही शानदार बात है, m का वैल्यू 2 है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी स्मॉल x ग्रेटर देन 1.5। नाउ गाइस यहाँ पे क्वेश्चन हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम होगा गाइस, चाहे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते तो इनके अंदर ये पॉइंट वाला प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं होता। यानी कि आप 1.5 से ग्रेटर वैल्यू का प्रोबेबिलिटी 1.5 से ग्रेटर का फाइंड नहीं कर सकते। आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर प्रॉपर इंटीजर से ग्रेटर वैल्यू का फाइंड आप कर सकते हैं। तो 1.5 से मुझे बताओ, 1.5 से जस्ट जो बड़ा एक प्रॉपर इंटीजर होगा वो कौन सा होगा?
क्योंकि 1.5 से जो छोटा है वो तो 1 है, तो 1 को अपने को तो लेना नहीं है, ये क्वेश्चन ने साफ किया हुआ है। 1 को नहीं लेना तो बताओ कौन सा लेना है? 1.5 से बड़ा ग्रेटर इंटीजर बताओ। सर 2 3 4 5 6, जस्ट बड़ा बताओ। वेरी गुड, 2 आएगा। यानी कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब 2 से ग्रेटर कितने भैया? 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने? बताओ भाई कितने? तो इस तरह के क्वेश्चन को भैया सोल्व कर दो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 में एडिंग कर दो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, इन दोनों को एडिंग करके 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड गाइस क्योंकि आप इसमें से अब 1 में माइनस करने जा रहे हो, तो 1 में माइनस करने का एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे। पूरा प्रॉपर हमें सोल्व करने की नीड नहीं है। दिस इज द करेक्ट अप्रोच टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब आप कहेंगे नहीं सर हम तो मजे लेंगे बहुत ज्यादा, हम यहाँ पे सर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस एम, एम की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ r, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे सर, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो कर लो अप्लाई, टाइम खोटी होएगा आपका। बाकी के बच्चे जो इस वीडियो को देख के जाएंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप लोग इसी को सोल्व कर रहे होगे, तो गलत बात है यार। जो समझा रहा हूं उसको समझो। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बल्कि आप ये अप्रोचेस खाली इन्हीं क्वेश्चन में नहीं, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें भी अप्लाई करने की कोशिश करो, तभी तो मजा आएगा यार। जब आप खुद अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूं ना? आइए करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 ना एकदम लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही ज्यादा लड्डू लेवल का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 0 से बिटवीन 1.5 का आंसर कितना होगा। तो यार कितना आसान है यार, ये कितना आसान है। आप इसको ऐसे लिख दो, f ऑफ 1.5 में माइनस कर दो f ऑफ 0, f ऑफ 1.5 में माइनस कर दो f ऑफ 0, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया। सोचना ही नहीं है यार कुछ, ये लिखने की भी नीड नहीं थी आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि 1.5 वाले में से 0 को माइनस करना है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। लिखने की भी नीड नहीं है एग्जाम में, खटाक से टिक कर देना ऑप्शन बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि बर्नौली ट्रायल्स का एक दूसरा नेम क्या है। तो बर्नौली ट्रायल्स का दूसरा नेम है डिचोटोमस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिचोटोमस एक्सपेरिमेंट, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, हर बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। सर आपको आता था, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सर्चिंग करा है। एंड बीइंग ए टीचर मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे को भी नहीं आता था, मैंने भी सर्चिंग करके आपको बताया है। बट क्योंकि मैंने आपको अब बता दिया है तो अब आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगली बार ये वाला क्वेश्चन हम एकदम से छोड़ेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को 100% करेंगे। बर्नौली ट्रायल्स का अदर नेम है डिचोटोमस एक्सपेरिमेंट। सही है, एकदम सच्चाई के साथ अगर आप करोगे ना यार तो आपको 100% सफलता मिलेगी, 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। तो सच कह रहा हूँ, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था, मैंने भी सर्च करा, गूगल पे सर्च करा, पता चल गया कि भाई डिचोटोमस एक्सपेरिमेंट है। बट आपके पास एग्जाम में मोबाइल फोन नहीं होगा गूगल करने के लिए, तो इसको एक कॉपी में नोट कर लो। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद में अपने को मीन फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए जरा मीन का वैल्यू उन नंबर्स का जो कि एक डाई को थ्रो करने पर आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को आधा पढ़ा तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने गेम खेला है। क्वेश्चन कहता है कि जो 1 है ना वो 3 फेसिस पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो भाई, ए फेस है, बी फेस है, सी फेस है, डी फेस है, ई फेस है, एफ फेस है। तो 3 फेस पे नंबर 1 है, तो 1 1 और 1। ठीक है, जो 2 है वो 2 फेसिस पे है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एंड जो 5 है वो सिर्फ एक ही फेस पे है, जो 5 है वो एक ही फेस पे है। सो गाइज अगर हम इस वाले डाइस को थ्रो करेंगे तो अपने पास एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 5 आएगा। इसके अलावा तो डाइस पे फेस ही नहीं है, तो दूसरा नंबर आएगा कैसे। तो इनके साथ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, या आपके स्मॉल एक्स का वैल्यू हो गया रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा स्मॉल पी, और इसके साथ में पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा, राइट।
तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी, टोटल 6 फेस हैं, 1 3 में दिया हुआ है तो इट इज 3/6। 2 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6, ठीक है, 2 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6 और 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6, हियर इट विल बिकम 4/6 एंड यहाँ पे 5/6। इन तीनों को एडिंग करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 3 + 4 7, 7 + 5 इज 12, 12/6 करना है अपने को, तो 12/6 इज 2, राइट। 12/6 इज 2, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ना गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। रेशो बिटवीन गिवन ईयर और बेस ईयर। गिवन ईयर और बेस ईयर के रेशो को क्या कहते हैं? अरे भैया प्राइस रिलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस रिलेटिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। नाउ गाइस अब मेरे को एक सच्ची सच्ची बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता और जो चीजें मैंने आपको स्किप करने के लिए बोली हैं, तो क्या आप 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते? देखो 18वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। मैंने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए, एक के ऊपर तो पूरा काटा करवा दिया और एक एलिगेशन वाला क्वेश्चन आपको मैंने कहा था कि वो नहीं करना, ठीक है, सही बात है ना। ऐसी और एक मैंने एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर बोला था कि इस वाले क्वेश्चन को लास्ट अटेम्प्ट में रखेंगे, वो जो डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन था। यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक हम 17 नहीं 15 क्वेश्चन करेक्ट कर चुके हैं, उन डिटर्मिनेंट वाले को हटा करके, एलिगेशन वाले को हटा करके और 11 नंबर वाले को भी हटा करके टोटल 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन करना है, 19 और 20 में से कोई एक करना है। चेक करते हैं क्या हमारे बस की है वो क्वेश्चन करना। देखो 19 ये दिया हुआ, 19 ये दिया हुआ और 20 ये दिया हुआ। अरे आ जाओ आगे, 20 ये दिया हुआ। तो गाइस 20 फाइंड कर देते हैं यार, क्या समस्या है, 20 फाइंड कर देते हैं। लास्ट पे इंडेक्स दिया हुआ है 110, पास्ट इंडेक्स दिया हुआ है 108। फिशर इंडेक्स बोल रहा है, फिशर इंडेक्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पे एंड पास्ट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 110 और 108। 110 और 108 याद करो, मैंने बोला था कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो गिवन नंबर्स के हमेशा मिड में लाई करता है, ठीक है। 110 और 108 के जो बीच में आएगा वो आंसर होगा। तो 110 और 108 के बीच में भैया 100 तो नहीं आएगा। इसी तरह गाइस जो 110 है, क्या ये इनके बीच में लाई करेगा? ये भी नहीं करेगा। क्या 108 इनके बीच में लाई करेगा? ये भी नहीं करेगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कट चुके हैं, तो जो रिमेनिंग बचा है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया गाइस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को गाइस आप? तो अगर यही क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में आता तब भी हम 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली कर लेते। कर लेते नहीं कर लेते बताओ, है ना। हालांकि मेरे को 19 क्वेश्चन भी करवाना पड़ेगा बाकी बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा इंडेक्स नंबर बताइए जो मैनी पर्पसेस को सर्व कर सके। एक ऐसा इंडेक्स बताइए जो मैनी पर्पसेस को सर्व कर सके। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, बताइए बताइए भैया। वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए होगा जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर, राइट। जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर एक ऐसा इंडेक्स नंबर होता है जो मैनी पर्पसेस को सर्व कर सकता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस नहीं होता, नाम से क्लियर है, स्पेशल ये एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया गया इंडेक्स नंबर है। तो 19 नंबर का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए अपना जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारा अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। आइए अब करते हैं सेक्शन नंबर बी। एंड गाइज आप ना चीज़ों को समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, एंड जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर जो चीज़ खराब लगती है वो भी बताना। जो चीज़ खराब लगती है वो मैं इम्प्रूव कर लूँगा, चेंज कर लूँगा अपने अंदर, एंड जो चीज़ अच्छी लगती है तो मेरे को अच्छा लगेगा कि यस हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बढ़िया लग रहा है हमारे अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आइए स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन बी। गाइस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 एकदम ही लड्डू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सेक्शन ए में होना चाहिए था। 56 को 7 से डिवाइड करना है और बताना है आंसर क्या होगा। 56 7 का कंप्लीट मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 0 mod 7 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 22 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखिए ध्यान से करेंगे। अगर हम 6 को 9 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही रहेगा, और 11 को 9 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 रहेगा। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 8 होगा, और 8 आंसर आने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, 8 mod 9। गाइस 23 क्वेश्चन हमारा एलिगेशन का क्वेश्चन है।
कहता है इफ 85 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग 100 स्टूडेंट्स सच दैट ईच बॉय गॉट ए रूपी, यानी कि हर एक बॉय को 1 रुपीज दिए गए एंड ईच गर्ल गोट 0.5 और हर गर्ल को हमने 0.5 रुपीज दिए। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितनी है, राइट। सो गाइज यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉयज और यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल्स। बॉयज को हमने ₹1 दिया है तो ₹1 एंड गर्ल को हमने ₹0.5 दिया है तो ₹0.5। ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा आएगा कि हमने एक स्टूडेंट को कितने अमाउंट दिया। तो हमने गाइस 85 रुपीज टोटल 100 स्टूडेंट्स को दिए, है ना। 85 रुपीज टोटल 100 स्टूडेंट्स को दिए। तो आप यहाँ पे फाइंड करो 1 स्टूडेंट को हमने कितना दिया। तो 1 स्टूडेंट इक्वल टू ₹85 डिवाइडेड बाय 100। ये वाला जो 100 है डिवाइड में आ गया, तो 85 बाय 100 करा तो 0.85 आ गया, यानी कि हर एक स्टूडेंट को 0.85 रुपी दिया गया। तो जब बॉय और गर्ल को मिक्स किया गया, टोटल 100 स्टूडेंट है, दोनों को मिक्स किया गया तो पता चला हमने 0.85 रुपीज ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर एक स्टूडेंट को, राइट। हर एक स्टूडेंट को 0.85 रुपीज दिए गए। तो गाइज आप देख सकते हैं जो 0.85 है ये 1 रुपीज से कम है और 0.5 रुपीज से ज्यादा है। तो एलिगेशन इन्हीं तरह की सिचुएशन के अंदर अप्लाई होता है। अब हम इसके अंदर माइनस करेंगे तो 0.85 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.35 एंड अगर हम 1 में 0.85 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.15। 0.35 एंड 0.15 को हम 5 के टेबल पे डिवाइड करें तो हमारा रेशो आ जाएगा यहाँ पर 5 पे, ये कट जाएगा 7 पर और ये डिवाइड हो जाएगा 3 पर। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आ गया है हमारे पास 7:3। हमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, रेशो के अकॉर्डिंग है ये 3, टोटल रेशो के अकॉर्डिंग 10 है तो 3/10 और टोटल स्टूडेंट है 100 तो 0 से 0 कैंसिल, तो पता चला कि भाई 30 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, 30 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। गाइस 24 क्वेश्चन न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, x को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे एंड 3 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो जब x को ट्रांसफर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -2x और -x, टोटल विल बी -3x। साइन सेम रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन -32 है और -3 है। -3 को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो टोटल मिलाकर के वैल्यू बन जाएगी -35, राइट। अब हम गाइस यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे। अगर हम -3 से डिवाइड करेंगे गाइस तो हमारा सबसे पहले तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये इक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा और ये बन जाएगा 35 अपॉन में -33। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, x शुड बी लेस देन इक्वल टू। हम अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 33 आएगा और साथ में 2 रिमाइंडर और डिवाइड बाय 3। तो 11 2/3 हमें अब यहाँ पर ऐसे, ये n का मतलब है नेचुरल नंबर, तो अपने को नेचुरल नंबर बताने हैं जो 11 2/3 से छोटे रहें। 11 2/3 से छोटे रहने का मतलब है हमारे नेचुरल नंबर 1 से लेकर 11 तक आएंगे और 1 से लेकर 11 तक आने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा, राइट गाइस। ऑप्शन नंबर ए में ही 1 से लेकर 11 तक के नेचुरल नंबर हमें दिए गए हैं। गाइस 25 क्वेश्चन हमारा पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है। पाइप P and Q can fill a tank in 10 hour and 12 hour and pipe C can empty it in 6 hour। जो पाइप C है वो ड्रेनेज पाइप है, ये टैंक को खाली करता है। If all the 3 are open at 7 AM, हमने इन सभी को 7 AM पे एक साथ ओपन किया, तो बताना है कि टोटल टैंक की कैपेसिटी का 1/4 कितने ड्यूरेशन में फिल हो जाएगा। पूरा टैंक फिल नहीं करना, 1/4 फिल करना है। तो हम यहाँ पे LCM मेथड का ही यूज करेंगे। यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, जो पाइप P है ये टोटल 10 आवर्स लेता है एंड जो पाइप Q है ये टोटल 12 आवर्स लेता है। इसी के साथ जो पाइप C है वो टोटल 6 आवर लेता है, राइट। और हम C के आगे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं ताकि इसका हम जब एफिशिएंसी नोट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा।
10R, 12R और 6R का अगर हम एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम विल बी 60R। मतलब आप यहाँ पे 60x लिख सकते हो, ठीक है। टोटल कैपेसिटी 60x है। अगर 60x को भरने में 10R लगते हैं तो 1R में कुल मिलाकर के 6x लीटर फिल हो जाता होगा। 60x लीटर को भरने में अगर 12R लगते हैं तो टोटल मिलाकर के 5x फिल हो जाता होगा। 60x को फिल करने में 6R लगते हैं तो कुल मिलाकर 1R में माइनस ऑफ 10x एम्प्टी होता होगा। याद है ना, सी के आगे नेगेटिव आएगा। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको तीनों के तीनों पाइप को चालू तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1/4 कैपेसिटी ही फिल करवानी है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कैपेसिटी है 60x, तो सबसे पहले हम कर देंगे 60x का 1/4। तो 60x का 1/4 करने पर आंसर आ जाएगा 15x। सही है, कितना आ जाएगा भाई, 15x आ जाएगा। तो हमें सिर्फ 15x कैपेसिटी फिल करवानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15x टोटल कैपेसिटी जो हमें फिल करवानी है, डिवाइडेड बाय कंबाइन एफिशिएंसी ऑफ PQC। तो 6x में अगर 5x ऐड करेंगे तो टोटल मिला के 11x, और 11x में 10x माइनस कर देंगे तो टोटल वैल्यू x। तो ये x और x कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 15। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। एंड गाइस, क्योंकि हमारी यहाँ पर सारी यूनिट R में है तो हमारा जो टाइम आया है, आंसर जो आया है, ये भी R में रहेगा। सो हमें अब ये चेक करना है कि टोटल 7 AM के बाद में 15R के बाद में क्या टाइम रहेगा। तो 7 AM से अगर 12 घंटे ऐड कर देंगे तो 7 PM हो जाएगा, और 7 PM में 3 घंटे और ऐड कर देंगे तो 10 PM हो जाएगा। यानी कि उस टाइम पर टाइम हो रहा होगा 10 PM। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 PM ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का। तो जल्दी से हम यहाँ पे लिखेंगे 2x2 में एक तो A11 होगा, एक A12 होगा, एक A21 होगा और A22 होगा। और हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो यहाँ पे 1 और 1 पुट करेंगे। 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 3 में 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा। फिर हमें 1 2 में मतलब i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 पुट करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिला के 4 आएगा। 3 में से 4 को माइनस करेंगे -1 होगा, -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -1/2 होगा। 2 1 का मतलब है हमें i की जगह पर 2 और j की जगह पे 1 पुट करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, राइट। देन A22 में i और j दोनों को ही हमें 2 पुट करना है। तो 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, 6 में 4 माइनस करेंगे 2 होगा, 1/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा। 1/2 -1/2, 2 और 2 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें a इंटू में a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बताना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। इसके बाद ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। गाइस, चाहे हम a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करें चाहे a का डिटर्मिनेंट करें, इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर हो जाएगा। हमें अब ये a दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, और ये नेगेटिव साइन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि x इंटू वाई 1 है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर -1। यहाँ पे लिख देंगे भाई a स्क्वायर -1 और पावर 2 करनी है तो ये पावर 2, a स्क्वायर -1 की पावर 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 हमें r फंक्शन दिया हुआ है s वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और हमें बताना है dr अपॉन में ds क्या होगा। तो पहले हम s का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो 5s को s से करेंगे तो बन जाएगा 5s स्क्वायर। फिर 5s को अगर -4 से करेंगे तो माइनस में 20s। देन 6 को s से करेंगे तो पॉजिटिव 6s, और 6 को -4 से करेंगे तो -24। 5s स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा टोटल 10s।
20s का डेरिवेटिव करेंगे तो -20 और 6s का डेरिवेटिव करेंगे +6, 24 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, यहाँ नोट करने की नीड नहीं है। अगर हम -20 में +6 कर देंगे तो -14 आएगा। तो 10s और -14 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। गाइस 29 क्वेश्चन एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर जो अपने को वाई स्क्वायर दिया हुआ है ये हो जाएगा 2y, एंड वेरिएबल अलग है तो 2y के साथ में y डैश भी आएगा। फिर हम इस x इंटू वाई में वेरी सिंपल प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 के साथ में y आएगा तो y ही रहेगा। उसके बाद में x सेम रहेगा और y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश हो जाएगा तो x y डैश। फिर x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो नॉर्मल 2x हो जाएगा और इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 और इक्वल टू में 0 रहेगा। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे जो 2y y डैश है, 2y y डैश में अपन दोबारा से प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो भाई 2 को तो सेम रहने दो, y को भी सेम रहने दो, y डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा। फिर इसमें एडिंग साइन, अब यहाँ पे 2y डैश सेम रहने दो, y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश हो जाएगा। ठीक है, y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? पहले मैंने यहाँ पे 2y को सेम रहने दिया, y डैश का डेरिवेटिव करा, y डबल डैश हो गया। फिर मैंने 2 के साथ में y डैश को सेम रहने दिया और इस y का डेरिवेटिव करा तो y डैश हो गया। फिर दोबारा से यहाँ पे इस y का डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन y डैश हो जाएगा और x y डैश में अपन दोबारा से प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y डैश सेम रहेगा तो यहाँ पे y डैश आ जाएगा। फिर x को सेम रखेंगे, y डैश का डेरिवेटिव करेंगे y डबल डैश, इससे 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो +2 रहेगा और -2 का डेरिवेटिव 0, तो टोटल मिलाकर के इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें बस अब इन टर्म्स को एक साथ कंबाइन करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो y डबल डैश ये रहा और यहाँ पे देखो y डबल डैश ये रहा। सही है ना? दो दो हमारे y डबल डैश हैं तो यहाँ पे एक तो 2y आएगा, 2y के साथ में x आएगा और इसके साथ में y डबल डैश आ जाएगा। 2yx y डबल डैश, देखो ये भी आ रहा है 2yx डबल डैश और 2y प्लस x डबल डैश, है ना? यहाँ पे भी है 2yx डबल डैश, यानी कि अपन एकदम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब इसके बाद एक ये y डैश है, ये भी y डैश है, दो दो y डैश हैं तो टोटल 2y डैश हो गया। 2y डैश के साथ में जो ये है ये 2y डैश का स्क्वायर है तो ये बनेगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय y डैश का स्क्वायर और इसके साथ में है 2y डैश। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया 2y डैश और प्लस में 2 करा इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वाली टर्म तो हमारी मैच हो गई थी, इसको मैच करवाना है 2y डैश का स्क्वायर। 2y डैश का स्क्वायर देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, 2y डैश का स्क्वायर इधर नहीं है तो ये ऑप्शन है गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। और इसके साथ में है 2y डैश, इसके साथ में है 2y डैश, देखो ये रहा 2y डैश और फिर है यहाँ पे +2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे आंसर से मैच होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। एंड मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया था, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। मैंने बोला था कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन डबल डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना, ये एक प्रूविंग टाइप वाला क्वेश्चन है। अपने को इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ था और डबल डेरिवेटिव तक जाना था और ये स्टेटमेंट लेकर के आना था। तो ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 30 हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट के ऊपर बेस है, बट एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, हमें इसके अंदर क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फंक्शन ये दिया हुआ है अपने को, राइट, दिस इज द फंक्शन। एंड क्वेश्चन कहता है कि इस फंक्शन का जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो एक तो -1 पर है और एक 2 पर है। सर एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है ना? तो -1 और 2 पर है, तो हमें बताना है गाइज यहाँ पर a और b का वैल्यू क्या है। ठीक है ना, a और b का वैल्यू बताना है। एक्सट्रीम वैल्यू तक जाने का मतलब है ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 अपने को क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है। CP का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं और dy बाई dx को 0 करते हैं और क्रिटिकल वैल्यू तक जाते हैं। a log x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये a अपॉन में x हो जाएगा। b x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2bx हो जाएगा और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा।
एंड हम जब इस डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा आंसर -1 और 2 आएगा। तो हम गाइस अब इस इक्वेशन के अंदर एक बार -1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं -1 पुट करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं 2 पुट करेंगे। जब -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -a 2bx यानी कि 2b -1 यानी कि टोटल -2b और +1 = 0। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख देते हैं हम a प्लस में 2b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा a/2, 2bx है तो 2b, 2 का मतलब है 4b, फिर +1 = में 0। 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो a प्लस में 8b प्लस में 2 = में 0। तो आंसर आ जाएगा a प्लस में 8b इज इक्वल टू में -2। यह आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं a प्लस में 8b का टोटल वैल्यू -2 है और a प्लस में 2b का टोटल वैल्यू 1 है। माइनस 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 a कैंसिल हो गया है, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6b आएगा, -1 -2 करेंगे -3 होगा और b का वैल्यू होगा -1/2। ठीक है ना भाई, b का वैल्यू होगा -1/2। इसके बाद b वैल्यू -1/2 हम यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ उसको। a तो सेम रहेगा, इसके साथ में 8 सेम रहेगा और b की जगह पर -1/2 आएगा और इक्वल टू में -2 आएगा। सो 8 ये 2 और 8 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 आएगा यानी कि a -4 = -2। सो वैल्यू ऑफ a इज -2 + 4, -2 में 4 प्लस करेंगे तो भाई 2 आंसर आएगा। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1/2 है, बोलें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। गाइस 31 जैसे क्वेश्चन हम एग्जाम में बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इंडेक्स नंबर यानी कि प्राइस रिलेटिव को डिटरमाइन करने के लिए सबसे मोस्ट और बेस्ट एवरेज जो होता है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर हम इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन से डिटरमाइन करते हैं तो वो एकदम बेस्ट मेजर माना जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज जो है प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, ऑप्शन नंबर डी। गाइस 32 क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा फंक्शन है x/log x वो कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है हमारे आंसर में ओपन ब्रैकेट का यूज होगा, और अगर हमारे आंसर में ओपन ब्रैकेट का यूज होगा तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे गलत हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव करके x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे लिख देंगे f'(x), डिवीजन रूल का यूज करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पे log x आ जाएगा और फिर x सेम रहेगा, माइनस साइन के साथ में x सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, डिनोमिनेटर में log x का होल स्क्वायर। यहाँ पर गाइज ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर बनेगा log x -1, राइट। log x -1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर। एंड अपने डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये रहेगा log x -1 = में 0। सो डैट आप लिख दोगे यहाँ पे log x = 1, और अगर log x का वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे x का वैल्यू e है। ठीक है ना गाइज, ये वाला क्वेश्चन ML अग्रवाल बुक का है। तो मैंने आपको ML अग्रवाल बुक के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो x = में e हमारा क्रिटिकल वैल्यू है। इसके बाद गाइज ये अपना इंटरवल आ गया, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ e है। अगर हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे गाइस तो यहाँ पे हमारा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे हमारा वैल्यू नेगेटिव रहेगा। क्वेश्चन इंक्रीजिंग का है तो इंक्रीजिंग में ये वाला आंसर आ जाएगा ई से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, ई से लेकर के इन्फिनिटी, ई से लेकर के इन्फिनिटी बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। गाइज आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। गाइज 34 क्वेश्चन एवरेज रिवेन्यू एंड टोटल रिवेन्यू के कंसेप्ट के ऊपर बेस है। क्वेश्चन में सिंपल सी बात लिखी है कि एक चॉकलेट की जो बार है, यानी कि आप मान सकते हैं कि जो एक चॉकलेट है वो 50 रुपीज़ में सेल की जाती है। एक शॉपकीपर एक दिन में 30 बार सेल कर सकता है। तो हमें बताना है कि 30 बार ही अगर सेल हो गई हैं तो टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू कितना है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो प्राइस पी का वैल्यू है वो ₹50 है। ठीक है, प्राइस पी का जो वैल्यू है वो 50 रुपये है।
एंड जो क्वांटिटी सोल्ड की है, जो क्यू का वैल्यू है वो अपने को दिया हुआ है 30 बार इन्होंने सोल्व किया है। टोटल रिवेन्यू की बात करें तो क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर एवरेज रिवेन्यू की बात करेंगे तो 1500 रुपीज को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे तो ₹50 हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1500 और 50 रुपी हमें ऑप्शन में नहीं दिए गए, तो ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। और साथ में गाइज आप ये भी लिखेंगे, ये आउट ऑफ तो नहीं, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, नेवर कम इन एग्जाम। यार ये वाले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, आपने क्लास 11th में करे हैं। क्लास 12th के अप्लाइड मैथ्स इतना हलवा नहीं है कि इस तरह के लड्डू क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा लड्डू क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है गाइस, 34 क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और लिखा है हमने 2 कार्ड सक्सेसिवली ड्रॉ करे हैं विद रिप्लेसमेंट। कहानी खत्म हो चुकी है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा है, यानी कि सिंपल सिंपल n का वैल्यू 2 है। ठीक है ना, n का वैल्यू 2 है और टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसको तो हम सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी बतानी है एक एस कार्ड की, एक एस कार्ड की जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताते हैं वो सक्सेस इवेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो P है वो एस कार्ड है। एस कार्ड टोटल 4 होते हैं और टोटल 52 हैं। 4/52 1/13 आ गया। फेलियर का भी यूज होगा इसके अंदर, तो वैल्यू ऑफ Q इज 1 माइनस में 1/13, टोटल वैल्यू इज 12/13। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक एस कार्ड आना चाहिए, यानी कि जो R का वैल्यू है वो 1 है। ठीक है ना, जो R का वैल्यू है वो 1 है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा 2C1। P की वैल्यू है 1/13, तो 1/13 की पावर 1 और फिर है 12/13, तो 12/13 की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 2C1 का वैल्यू 2 होता है, ये रहेगा 12/169। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/169। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ 35 क्वेश्चन गाइज एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड आप यहाँ पे साइड पे लिख लो नेवर कम इन एग्जाम। सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन फालतू के भी डाले गए हैं, बट एज ए टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना कि इस टाइप के थर्ड क्लास क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, राइट। सीबीएसई का भाई एक लेवल है, सीबीएसई का लेवल इतना भी मत गिराइए कि ऐसे थर्ड क्लास क्वेश्चन सीबीएसई देगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी है। जब आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। आप अपने माइंड से सोच करके देखेंगे कि अच्छा ये तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। आपको इसमें ये बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी है वो ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखी है वो भी ट्रू है। तो भाई हमारे अप्लाइड मैथ्स के पेपर में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कहां से आ गया? तो ये नेवर कम इन एग्जाम है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा। हालांकि अगर आप करेंगे तो दोनों के दोनों इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन दिए गए हैं और दोनों के दोनों डेफिनेशन होने की वजह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन है। बट याद रखिएगा नेवर कम इन एग्जाम। 35 नंबर क्वेश्चन तो भैया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हैं, क्या ये आपने नाम सुना है? हालांकि आपने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली सुना होगा, बट अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में इस तरह की गंदी हरकतें नहीं है। गंदी हरकतें नहीं यार, बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। नेवर कम इन एग्जाम बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, नेवर कम इन एग्जाम बिकॉज ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। एंड अगर आपने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स बेहतरीन तरीके से सीखी है तो आपको मालूम होना चाहिए आईआईपी और आईएपी दोनों के दोनों इंडेक्स नंबर के टाइप हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 37 100% हमारे एग्जाम में आएगा। हमें इसके अंदर कॉमोडिटीज दे रखे हैं, 2019 के प्राइस दिए गए हैं, 2021 के प्राइस दिए गए हैं और हमें 2019 को बेस ईयर मान करके 2021 का इंडेक्स बताना है। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन नहीं किया गया, तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी फॉर्मूला मेंशन नहीं किया जाएगा तो आप उसके अंदर सिंपल एग्रीगेट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल एग्रीगेट मेथड का यूज करेंगे और सिंपल एग्रीगेट मेथड कहता है समेशन ऑफ P1 को डिवाइड करिए समेशन ऑफ P0 से और मल्टीप्लाई करिए 100 से। तो P1 का टोटल करना है, P0 का टोटल करना है। 2021 जो है यह हमारे लिए P1 का काम करेगा, 2019 P0 का काम करेगा।
दोनों को कोरोस्पोंडिंग ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो अगर आप इसको एडिंग करेंगे तो दिस एडिशन विल बी 460, एंड अगर आप यहाँ पे इनको एडिशन करेंगे तो दिस एडिशन विल बी 300, राइट। तो आपका आंसर बनेगा 460 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ये डबल जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो कैंसिल हो गई। सो आंसर विल बी 460 डिवाइडेड बाय 3। 460 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो गाइज हमारा आंसर होगा इसका 155.33। 155.33 बोलें तो ऑप्शन नंबर ए। कितना आंसर होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए होगा 155.33। गाइस क्वेश्चन नंबर 38 एक शानदार क्वेश्चन हो सकता था, बट क्या करें, इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ना गाइस, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि अगर हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन। बट यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं, तो इसमें इस स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, राइट। तो अब आप इस क्वेश्चन को करिए, राइट। आपको एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नंबर ऑफ सक्सेस, तो बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और अपना आंसर फिनिश हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी एन और आर का वैल्यू पुट नहीं किया जाता, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो एन सी आर रहेगा, पी की पावर आर रहेगा और क्यू की पावर एन माइनस आर रहेगा। एन और आर हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, राइट। तो हमें जस्ट इसमें सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल शूटिंग ए टारगेट इज 2/3। ये सक्सेस है हमारे लिए, तो पी का वैल्यू 2/3 है, यह आ जाएगा 2/3 की पावर आर। और अगर सक्सेस का वैल्यू 2/3 है तो फेलियर का वैल्यू 1/3 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 की पावर n माइनस आर और यहाँ पे एन सी आर। तो आप चेक करो ये ऑप्शन कहाँ पे है, वो हमारा आंसर है एन सी आर 2/3 आर 1/3 n माइनस आर। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर है, राइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, है ना। गाइस क्वेश्चन नंबर 39 एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इनकरेक्ट है, गलत है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हर रिजल्ट सक्सेस और फेलियर में होता है, यस डेफिनेटली होता है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यस इंडिपेंडेंट होते हैं। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होता है, यस डेफिनेटली कांस्टेंट होता है। क्या ये रैंडम वेरिएबल जो होता है वो कंटिन्यूस होता है? बिल्कुल गलत बात है, कंटिन्यू नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ए कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ऑप्शन डी गलत है, वो हमारा आंसर है। गाइस 40 क्वेश्चन एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। a माइनस में 2b का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, राइट। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इस 3b को कंपेयर करेंगे b प्लस 2 से। इसको ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 3b इक्वल है b प्लस 2 के, तो ये वाला b इधर आएगा, 3 में से एक b कम हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू 2, 2 और 2 कैंसिल, b का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे b का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर b का वैल्यू 1 है, अगर b का वैल्यू 1 है तो अब आप इन फर्स्ट को कंपेयर कर लो सो डैट a का वैल्यू आ जाए। अब दोनों जगह दो दो टर्म्स हैं तो इसको नोट करना पड़ेगा। a प्लस 4 इक्वल है 2a प्लस 2 के। इस वाले 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे a हो जाएगा, इस वाले 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 1 आ चुका था, यहाँ पे पुट कर देंगे। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 में 1 माइनस करेंगे, 1 आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर आ गया। लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, एकदम ही लड्डू लेवल का क्वेश्चन है। और हमारा यहाँ पे सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। 41 से हम करेंगे सेक्शन नंबर सी। गाइस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी एंड क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है इफ सेट सी ब्रैकेट ओ इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है, ऑल इंटीजर ए डेट आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 3, तो बताइए कि सी ब्रैकेट 0 क्या रहेगा, ठीक है, सी ब्रैकेट 0 क्या रहेगा। तो हमें गाइज यहाँ पे ऐसे ए इंटीजर फाइंड करने हैं जिनको हम 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 0 रहे, राइट। ऐसे ए के वैल्यू फाइंड करने हैं जिनको हम 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 0 रहे, राइट। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ये वाला जो 2 दिया हुआ है, 2 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी में जो 7 है, 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होता।
बट जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें हमें जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी के सभी नंबर्स हमारे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाइज 42 क्वेश्चन में 5 की पावर 6 मोड 4 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे भाई 5 मोड 4 कितना है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं गाइज 5 मोड 4 का जो वैल्यू है वो 1 है। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 5 है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉड्यूलो 4 के। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे टोटल पावर 6, तो दोनों तरफ पावर 6 रेस कर देंगे। तो 5 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 6 मोड 4। करेक्ट, 1 की पावर 6 का आंसर 1 ही रहेगा। तो 5 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4, यानी कि हम कह सकते हैं 5 की पावर 6 मोड 4 का जो टोटल वैल्यू है वो 1 है। 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। गाइस 43 क्वेश्चन बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि अपस्ट्रीम के अंदर अगर आप 24 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको टाइम लगेगा 6 आवर का। अपस्ट्रीम का मतलब है गाइस हमें इसमें इनको माइनस करना है। ठीक है, तो a माइनस बी ये स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस है 24 और टोटल टाइम है 6, यानी कि लिख सकते हैं a माइनस बी का मतलब है 6, सॉरी 6 नहीं 4, a माइनस बी का मतलब है 4, इक्वेशन नंबर 1। एंड डाउन स्ट्रीम के अंदर 20 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 4 आवर का टाइम लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू डिस्टेंस 20 है और हमारा टाइम 4 है। तो लिख सकते हैं कि भाई जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 5 है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताओ, यानी कि a का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। एंड वैल्यू ऑफ a होता है इन दोनों कांस्टेंट का एडिशन बाय 2। तो 4 में 5 प्लस करेंगे 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5, राइट। 4.5 इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे 43 क्वेश्चन का आंसर है। 44 क्वेश्चन के अंदर गाइस हमें फंक्शन का स्लोप फाइंड करना है 2 और 3 पॉइंट पर। तो इसका अपने को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो हमारा स्लोप होगा। तो 2x की पावर 3 का डेरिवेटिव 6x की पावर 2, 15x की पावर 2 का डेरिवेटिव 30x और 36x का डेरिवेटिव 36। इसमें कहीं पे y तो है नहीं, तो सिंपल सिंपल इस पॉइंट में से x का वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे। जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 माइनस में 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 36 हो जाएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। नेगेटिव 60 में ऐड करेंगे 36 और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 और 36 को ऐड करेंगे तो 60 और माइनस करेंगे 60, वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 45 प्रोबेबिलिटी के पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस है। क्वेश्चन कहता है ए कार हायर फर्म हैज 2 कार। एक कार हायर फर्म के पास 2 कार हैं और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसका जो मीन है वो 1.5 है, यानी कि हमें m का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। अगर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये होता है e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई m की पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r। तो क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए उस डे का जिस पर एक भी कार को हायर नहीं किया गया। ठीक है, नाइदर कार इज हायर, किसी भी कार को हायर नहीं किया गया, यानी कि आपको r का वैल्यू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे रहेगा a की पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई m की पावर फिर से 1.5 और r की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0। फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होगा, 1.5 की पावर 0 1 हो जाएगी और यहाँ पे e की पावर माइनस 1.5 सेम रहेगी। 1 और 1 को रिप्लेस भी कर देंगे, रिमूव भी कर देंगे तो 1.5 सेम रहेगा। तो e की पावर माइनस 1.5, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 हमारी केस स्टडी है और ये मैट्रिसेस चैप्टर की केस स्टडी है। आपको डेटा दिया हुआ है मार्केट 1 मार्केट 2 में इतने इतने प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। सेल का यूनिट प्राइस आपको दिया हुआ है 2.5, 1.5 और 1 रुपी। एंड कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है 2 रुपी, 1 रुपी एंड 50 पैसे। 50 पैसे को यहाँ लिख लेते हैं 0.5 रुपी। ठीक है, 0.5 रुपी। तो 46 क्वेश्चन है, रिवेन्यू बताना है मार्केट 2 का। मार्केट 2 ये रहा, मार्केट 2 के प्रोडक्ट का क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है और अपने को प्राइस ये दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 15,000 हो जाएगी, करेक्ट।
20,000 को 1.5 से करेंगे तो वैल्यू 30,000 हो जाएगी, एंड 8,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 ही रहेगा। इनको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 8 + 5 13, 0 0 0 सेम, 3 + 2 5, तो 53,000 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। 47 क्वेश्चन कहता है रिवेन्यू ऑफ मार्केट वन। मार्केट वन का मतलब है इस बार अपने को 10,000, 2,000 और 18,000 का मल्टीप्लाई करना है। 10,000 को 2.5 से करेंगे तो 25,000 बन जाएगा, एंड 2,000 को 1.5 से करेंगे तो 3,000 हो जाएगा, और 18,000 को 1 से करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8 + 3 11, 11 में 5 ऐड करा 16, 6 बेस पे कैरी 1, 2 + 2 4 हो गया, तो 46,000 हमारा आंसर है। 46,000 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। 48 कहता है टोटल रिवेन्यू बताइए, तो टोटल के लिए 53 और 46 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 43 और 56 ऐड करना है तो 99 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 49 कह रहा है ग्रोस प्रॉफिट बताइए। ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें मार्केट वन और मार्केट टू का टोटल कॉस्ट देखना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट में से अगर हम जो कॉस्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा मार्केट वन का, है ना। तो गाइज मार्केट वन के जो प्रोडक्ट हैं वो 10,000 है, 2,000 है, 18,000 है, और इनकी कॉस्टिंग 2, 1 और 0.5 है। तो 10,000 को 2 से करेंगे 20,000, 1 को 2,000 से करेंगे 2,000, यहाँ लिख लेते हैं टोटल 22,000, एंड 0.5 को 18 से करेंगे तो 9,000। 9 + 2 11 यानी कि 31। तो मार्केट वन का डेटा ये रहा। मार्केट वन का रिवेन्यू 46 है, 46 में से 31 माइनस कर देंगे तो अपना ग्रोस प्रॉफिट बन जाएगा। 46 में 31 माइनस करेंगे तो 1 और 5 यानी कि 15,000 हमारा आंसर है 49 का, ठीक है। 15,000 इज ऑप्शन नंबर बी। 50 क्वेश्चन में मार्केट टू का बताना है। तो मार्केट टू का डेटा हमें दिया हुआ था 6, 20 और 8। तो 6 को 2 से करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20 को 1 से करेंगे तो 20 रहेगा, और 0.5 को 8 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि टोटल मिला के 36,000 आ गया ये, राइट। टोटल इज 36,000, और हमारा प्रॉफिट था मार्केट टू से टोटल 53। तो 53 में से 36 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 53 में से 36 माइनस करना है, ठीक है। तो आंसर विल बी 17,000। 17,000 इज ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 हमारा कंप्लीट सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 सोल्व करेंगे।